हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक मसान नाथ और काल कपाल की कहानी लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप सभी की डिमांड थी कि काल कपाल के ऊपर भी कहानी लेकर आइए। तो बस आप सभी की डिमांड्स हो और मैं पूरी ना करूँ तो पेश है काल कपाल और तांत्रिक मसान नाथ की एक अनोखी और रहस्यमय कहानी। इससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप सभी मसान नाथ की सीरीज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके तांत्रिक मसान नाथ की अलग से जितनी भी स्टोरीज़ है उनकी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप एक साथ उन्हें सुन सकते हैं। और साथ ही साथ रुद्रनाथ अघोरी की भी स्टोरीज़ की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप चाहें तो इन दोनों स्टोरीज़ को एक साथ एक जगह पे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर इन स्टोरीज़ को सुन सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। वर्धमान शहर में पिछले कई दिनों से कुछ छोटी लड़कियां गायब हो रही हैं। 2-3 छोटी लड़कियों की लाश भी मिली। हत्यारे ने उन छोटी लड़कियों के दिल को सीने से चीर कर निकाला था। पुलिस ने काफ़ी खोजबीन की, पर उन्हें कोई सबूत इस बारे में नहीं मिला कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन बहुत ही ढिलाई से खोजबीन कर रही थी। इसी कड़ी में जब वर्धमान कोर्ट के वकील की छोटी बेटी की लाश मिली और फिर सदर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर आशीष की छोटी लड़की गायब हो गई, तब पुलिस प्रशासन की नींद खुली। हैरानी की बात यह है कि इस केस को इंस्पेक्टर आशीष ही संभाल रहे थे। इंस्पेक्टर आशीष और पूरे पुलिस प्रशासन ने दिन रात खोजबीन करने के बाद ये पता लगा लिया कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। उस आदमी को इंस्पेक्टर आशीष ने किसी तरह पकड़ लिया और उसे थाने ले आए। इंस्पेक्टर आशीष ने जब उस आदमी को पकड़ा था तो उनकी लड़की जिंदा थी और उसी आदमी के घर से एक छोटी लड़की का शव उन्हें मिला। उस छोटी लड़की के मृत शरीर को फ्रिज में डालकर रखा गया था तथा उसके शरीर पर कई जगह कुछ निशान थे, मानो उसके शरीर के चमड़े पर ब्लेड द्वारा कई बार काटा गया था। बाकी छोटी लड़कियों को वहां खोजा गया, पर उस घर में वो नहीं मिली। उस आदमी से अब इंस्पेक्टर आशीष थाने में पूछताछ कर रहे थे। इंस्पेक्टर आशीष बोले, तुम्हारा नाम सुभाष सरकार है? उस आदमी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। इंस्पेक्टर आशीष ने कुर्सी पर बैठते हुए सुभाष से पूछा, उन छोटी लड़कियों को तुमने क्यों मारा? सुभाष अब हंसने लगा। ये देख गुस्से में इंस्पेक्टर आशीष ने जाकर उसके चेहरे को पकड़ लिया और बोले, बताओ वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बोल, क्यों मारा उन छोटी बच्चियों को? अब सुभाष के मुंह से आवाज़ आई, हाँ, मैंने ही उन्हें मार डाला, और अगर तुम मुझे ना पकड़ पाते तो तुम्हारी लड़की भी। ये सुनकर इंस्पेक्टर आशीष का पारा और चढ़ गया और उन्होंने सुभाष के बाल को खींचते हुए उसे एक घूंसा जड़ दिया। अब बता कि तूने उन छोटी बच्चियों को क्यों मारा? इसका मतलब है कि तुम मेरी भी लड़की को मारने वाला था। अब सुभाष बोला, ठीक है बताता हूँ। इंस्पेक्टर आशीष के जोरदार घूंसे के कारण सुभाष के मुंह में हल्का सा खून निकल आया था। उस खून को थूककर सुभाष ने बोलना शुरू किया, आपकी छोटी लड़की और पत्नी की तरह मेरा भी एक सुंदर परिवार था। मेरी पत्नी कोमल, मेरी बेटी अर्पिता और मैं, हम तीनों का एक सुखी परिवार था। हाँ, प्रतिदिन कमाकर खाता था, लेकिन जीवन में कोई दुख नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। एक दिन शाम के वक्त मेरी पत्नी कोमल बाजार गई। वो खाना बनाने के लिए कुछ सब्जियां लाने गई थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर सब्जी बाजार है। बाजार से पहले एक जगह है जहाँ पर इस इलाके के बदमाश लड़के मौज मस्ती करते हैं। जब कोमल बाजार जा रही थी तब कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा था, इसीलिए कोमल ने भी पलटकर कुछ जवाब दे दिया। बाजार से घर लौटते वक्त भी उसकी साड़ी खींचकर उन लड़कों ने गंदा मजाक उड़ाया। जब अभद्रता की सीमा पार हो गई तब कोमल रोते हुए घर आई और मुझे इस बारे में बताने लगी। मैंने उसे चुप कराया
उन लड़कों ने कोमल पर जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया था वो बिल्कुल सही नहीं थी। वो सभी शहर के एक बड़े नेता राजू मंडल के पार्टी वाले लड़के थे। इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ किए बिना केवल कोमल को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, पर वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा भी हुआ। कोमल ये मानना ही नहीं चाहती थी कि कोई उस पर अभद्र टिप्पणी करेगा और वो चुपचाप घर चली आएगी। इसलिए अगली सुबह वो मेरी अनुमति के बिना ही पुलिस थाने चली गई। उस वक्त इस थाने में आपका ये नालायक पुलिस इंस्पेक्टर कुलवंत ड्यूटी दे रहा था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर आशीष को याद आया कि कुछ महीनों पहले उन्हें एक केस की वजह से दूसरे पुलिस थाने में ट्रांसफ़र किया गया था। तब इस थाने के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कुलवंत ही थे। अब उन्होंने अपने पास ही खड़े सब इंस्पेक्टर कुलवंत को तीखी नज़रों से देखा। इधर सुभाष बताता रहा। थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद इन्होंने कहा कि उसे जल्दी ही थाने में बंद करेंगे। हालांकि ऐसा किया भी था, केवल एक को थाने में बंद किया था। उन 6 लड़कों में केवल एक को इन्होंने पकड़ा और थाने में बंद किया। और आश्चर्य की बात यह है कि वो भी शाम तक छूट गया। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी जब उसे शाम तक छोड़ ही देना था। इंस्पेक्टर साहब अच्छे से सुनिए, उसे कोई छुड़ा कर नहीं ले गया, बल्कि उसे इस आदमी ने छोड़ दिया था। जिस दिन आपके थाने से वो लड़का छूटा, उस रात मेरी पत्नी के साथ बहुत बड़ी घटना हुई। उस दिन काम करके लौटने में मुझे थोड़ी देर हो गई। घर जाकर मैंने देखा कि मेरी कोमल ने खुद को फांसी लगा ली थी, क्योंकि उसके साथ बलात्कार हुआ था। मैं जान गया कि उसके साथ ऐसा किसने किया। ये देखते ही मैं तुरंत इस थाने में आया। तब इस थाने में यही आपका इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। इन्होंने मुझसे क्या कहा पता है? इन्होंने कहा, झूठ बोलकर कोई लाभ नहीं, अपनी पत्नी का खून करके अब दूसरे के ऊपर दोष दे रहे हो। ये बोलकर इन्होंने मुझे ही बंद कर दिया और बहुत मारा। मुझे बहुत मारने के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि मैं भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। अपनी कोमल की तरह मैंने भी जिद पकड़ ली थी। अब मैंने तय किया कि इसके लिए मैं अब थाने में नहीं जाऊंगा, बल्कि सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट के वकील के साथ मैंने बात की, लेकिन वो भी मेरी कोई सहायता नहीं कर पाए। उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। सहायता करना तो दूर की बात है। वकील साहब ने केवल आश्वासन दिया कि कुछ करूंगा और केवल पैसे मांगते थे। मैं कई बार कोर्ट में गया था और ये बात राजू मंडल के आदमियों को पता चल गई। इसके बाद ही वो सब मेरे पीछे पड़ गए। रास्ते पर और घर आकर उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मैं लकड़ी के सामान बनाने की दुकान पर काम करता था। वहाँ जाकर भी वो मुझे धमकाते थे, मुझे डराते कि मेरी लड़की को मार डालेंगे। मैंने विश्वास नहीं किया था, क्योंकि सोचा था कि ये काम तो वो लोग नहीं करेंगे, केवल मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। पर एक दिन अचानक ही मेरी लड़की आपकी लड़की की तरह छोटी सी बच्ची स्कूल से गायब हो गई। जैसे आप अपनी लड़की को ढूंढ रहे थे, वैसे मैं भी चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढता फिर रहा था, पर मुझे वो कहीं नहीं मिली। इस थाने और बाकी थाने में मैंने फिर से रिपोर्ट लिखाई, पर जवाब आया कि हम खोज रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। बस बोलते थे पर कुछ करते नहीं थे। शाम के वक्त अकेले घर में बैठा हुआ था, ज़ोर ज़ोर से रोने का मन कर रहा था, फिर भी अपने दुख को दबाकर उम्मीद लेकर बैठा हुआ था। अचानक ही किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया। मैंने सोचा शायद मेरी बेटी होगी, घर लौट आई होगी। जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा है। वो आदमी अकेला ही था और उसके हाथ में एक बोरी थी। उस बोरी का मुंह रस्सी द्वारा बंधा हुआ था। मेरे हाथ में बोरी देकर वो आदमी चला गया। उससे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरे गले से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। बोरी के मुंह को खोलते ही मैंने अपनी बेटी का मृत शरीर देखा। मेरी छोटी सी लड़की को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मेरी फूल सी बेटी के शरीर को उन्होंने कई जगह ब्लेड से काटा था। उसके शरीर के कई जगहों पर उन्होंने ब्लेड चलाया, जिससे बहुत सारा खून निकला। मेरी बेटी का पूरा स्कूल ड्रेस खून से लाल हो गया था। उस बोरी से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि राजू मंडल से दुश्मनी करने वालों के साथ यही होता है। उसी वक्त मैं अपनी बेटी की लाश को लेकर कई थानों में गया। केवल यही नहीं, मैं कई जगहों पर पूरी रात भटकता रहा, पर कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली।
सभी जगह से कुछ न कुछ बोलकर मुझे भगा देते थे। किसी ने कहा कि तेरी लड़की तो अपंग थी, सही से खड़ी नहीं हो पाती थी, कुछ दिन बाद ही मर जाती। वो मर गई, अच्छा ही हुआ। मैं सारी रात कोर्ट के वकील, जज साहब, थाने के इंस्पेक्टर और हवलदार के पास गया। केवल आपके थाने के हवलदार जगदीश ने मेरी बात सुनी और मेरी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आपके पास खड़े हत्यारे के कारण हवलदार जगदीश भी कुछ नहीं कर पाए। आपके इंस्पेक्टर ने मेरी मदद करने से उन्हें रोक दिया। जब किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, तब हताश होकर मैं अपनी बेटी के शवदाह करने उसे शमशान ले गया। उस दिन मेरे रोने की आवाज़ को शमशान के काफ़ी कम लोगों ने सुना था। उस वक्त रात के 12 बजे से ज़्यादा हो रहे थे। अकेले अपनी बेटी के मृत शरीर को लेकर शमशान के कोने में बैठकर मैं रो रहा था। उसी वक्त अचानक मेरे कानों में एक बांसुरी की आवाज़ आई। उस बांसुरी की आवाज़ मधुर नहीं थी, बल्कि उसमें आकर्षित करने वाली एक धुन थी। मैंने सोचा कि मेरे आसपास ही कोई ये बांसुरी बजा रहा है, लेकिन उस वक्त ये सब सोचने का समय मेरे पास नहीं था। मेरी फूल सी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई थी, या कहे उसे मुझसे छीन लिया गया था। लेकिन उस बांसुरी की धुन को सुनने के बाद मेरा मन स्थिर नहीं रह पा रहा था। बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कौन उसे बजा रहा है, ये जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो उठा। मैं इतना बेचैन हो गया कि अपनी लड़की को गोद में उठाकर उस बांसुरी बजाने वाले को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर शमशान में इधर उधर ढूंढने के बाद मैंने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं। मुझे अपने पास आते देख उस साधु ने कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? और अपनी गोद में ये किसे लेकर आए हो? मैंने अपने साथ घटी पूरी घटना को रोते हुए उस साधु बाबा से बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी लड़की को बचाना संभव है, मेरी छोटी बच्ची की मृत शरीर में फिर से प्राण लौटाना संभव है। उन्होंने खुद को देवी चंडी का साधक बताया। उस वक्त मैं कुछ भी भला बुरा सोच नहीं पा रहा था, इसलिए मैं अपनी बेटी को फिर से जिंदा रखने के लिए राज़ी हो गया। मैं जानता था कि जब उन्होंने कहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या क्या करना होगा। उन्होंने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। सुनो, अगर तुम्हें अपनी बेटी को ज़िंदा करना है तो जो भी मैं कहूँगा, क्या तुम वो सब कर लोगे? अगर कर लिया तो तुम्हारी बेटी को बचाना संभव है। हाँ, ये याद रखना कि एक ही दिन में प्राण नहीं लौटेंगे। प्रतिदिन धीरे धीरे तुम्हारी बेटी में प्राण संचार होगा। बोलो, कर लोगे जो मैं कहूँगा? मैं वो कार्य करने के लिए राज़ी हो गया। मैं समझ गया कि मेरी बेटी को केवल वही बचा सकते हैं। साधु बाबा ने मुझे एक मंत्र सिखाया और एक विभत्स से कार्य करने के लिए मुझसे कहा। उनके अनुसार हर मंगलवार रात 12 बजे के बाद मुझे 5 साल से छोटी लड़की का बलिदान देना पड़ेगा और उन छोटी लड़कियों के हृदय के खून से मुझे अपनी मृत बेटी के शरीर को नहलाना होगा। शरीर के किसी और अंग के खून से ये कार्य नहीं होगा। हृदय के ताज़े खून को ही मुझे संग्रह करना होगा। ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही मैं राज़ी हो गया। मैंने उनसे केवल एक ही बात पूछी कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए? साधु बाबा ने कहा, रुपया पैसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लोगों के उपकार करके ही मुझे आनंद मिलता है। केवल मेरा नाम याद रखना, काल, साधक काल कपाल। उसके बाद मैं इस जघन्य कार्य में लग गया। हालांकि अब मैं इस कार्य को जघन्य अपराध नहीं मानता, क्योंकि मैंने जिनकी छोटी लड़कियों को मारा है, उन्होंने उस रात जब मैं अपनी मृत लड़की को लेकर भटक रहा था तब मुझे भगा दिया था। उन्होंने मेरी सहायता नहीं की थी। उसमें जज, वकील, पुलिस हैं जिनके घर की छोटी लड़कियों को मैंने मारा है। मैंने साधु बाबा से पूछा था कि मैं उन छोटी लड़कियों को कैसे लाऊंगा और छोटी लड़कियां मेरे साथ क्यों आएंगी। जब मैं उन्हें उठाकर लाने लगूंगा तब उन्होंने चिल्लाया तो मैं क्या करूंगा? तब साधु बाबा ने मुझे एक पद्धति बताई और मुझे एक सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए कहा। गुलाब की सूखी पंखुड़ियों और अगरू के मिश्रण को जलाकर उन्होंने चारों तरफ फैला देने को कहा। उस सुगंध से मनुष्य वशीभूत हो जाता है। आपकी छोटी लड़की भी मेरे साथ थी और वो रो नहीं रही थी, क्योंकि मैंने उसे उस सुगंध से वशीभूत कर रखा था। उस सुगंधित पदार्थ में साधु बाबा ने
एक वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया था, इसीलिए ये संभव था। उस सुगंधित मिश्रण को कैसे बनाते हैं ये उन्होंने मुझे सिखा दिया और उस पर मंत्र का प्रयोग भी कर दिया, लेकिन उस सुगंधित पदार्थ का उपयोग मैं किस पर करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा साधु बाबा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के मृत शरीर को किसी तरह अच्छे से रखना होगा जिससे वो सड़ न जाए। इसी कारण से मैंने अपनी बेटी के मृत शरीर को फ्रिज के अंदर बर्फ डालकर रख दिया था। इसके बाद मैं रंग बिरंगे जोकर जैसे कपड़े पहनकर वह सजकर उन घरों की छोटी बच्चियाँ जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ जाने लगा। मुझे देखकर वो सब छोटी बच्चियाँ मेरे पास आ जाती। लकड़ी से सामान बनाना मैं अच्छी तरह जानता था, इसीलिए मैंने 7-8 लकड़ी के खिलौने बनाए और उसमें वो सुगंधित पदार्थ लगा दिया। जिस छोटी बच्ची को मुझे वश में करना होता मैं उसे वो खिलौना दे देता था। कुछ देर वो खिलौने के साथ बिताते ही वो छोटी बच्चियाँ मेरे वश में आ जाती थी। उस सुगंध का वशीकरण लगभग 3 दिन तक रहता है। इन्हीं 3 दिनों के बीच मुझे उन्हें चुरा कर ले जाना पड़ता था। मुझे 7 छोटी लड़की की ज़रूरत थी और अंतिम छोटी लड़की आपकी थी। अगर मैं उसके हृदय के खून से अपनी बेटी को नहला देता तो वो जिंदा हो जाती, लेकिन विधाता का कमाल देखिए, इस कार्य में मैं विफल रहा। मैं अपनी बेटी को फिर से जिंदा नहीं कर पाया। अब तक ध्यान से सुभाष की बातों को थाने के सभी लोग सुन रहे थे। इंस्पेक्टर अशोक ने पूछा, तो क्या तुमने अपनी बेटी जिंदा होते देखी है, जैसा उस साधु ने कहा था? सुभाष ने उत्तर दिया, मैं देखता था कि मेरी बेटी कभी कभी कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोलती थी। मेरी बेटी अपने हाथ पैर भी कभी कभी हिलाने लगती। मैं जान गया था कि वो धीरे धीरे जिंदा हो रही है। ये कैसे हो रहा था और इसके पीछे कैसी अलौकिक शक्ति थी, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, पर प्रतिदिन ही थोड़ा थोड़ा उसके अंदर प्राण का संचार होता था और फिर से कुछ देर बाद मेरी बेटी पहले के जैसी मृत हो जाती थी। इंस्पेक्टर आशीष आश्चर्यचकित होते हुए बोले, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा कुछ तो मैंने केवल सिनेमा और जादू विद्या में सुना है। वास्तव में भी क्या ऐसा संभव है? वैसे एक बात बताओ कि वो साधु बाबा हमें कहाँ मिलेंगे? सुभाष बोला, उनका पता मैं आपको नहीं दे सकता। जिन्होंने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मेरी सहायता की, उनका पता मैं कभी नहीं बताऊंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप मुझे पीट कर मार भी डालेंगे तब भी मैं नहीं बताऊंगा। वैसे भी अन्याय चलता रहेगा और किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। मेरे परिवार की तरह ही राजनीति की शक्ति में फंसकर कई परिवार खत्म होते रहेंगे और उन सभी केस को छुपाने का कार्य कुलवंत जैसे पुलिस ऑफिसर करते रहेंगे। इसी के उलट कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे हवलदार जगदीश, जिन्होंने मेरी बेटी को जिंदा करने के उद्देश्य में मेरी सहायता की। इंस्पेक्टर आशीष बोले, नहीं, मेरे इस थाने में ऐसा नहीं होगा। इस पूरे केस को अब मैं देखूंगा। जहाँ तक बात रही ऑफिसर कुलवंत की, तो मनुष्य का स्वभाव जल्दी परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए उन्हें क्या करना है वो ही जाने। अब इस केस का पूरा दायित्व तो मेरे ऊपर है। राजू मंडल और उसके पूरे गैंग को जब तक मैं जेल के अंदर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं ये वादा करता हूँ तुमसे। अब इंस्पेक्टर आशीष ने हवलदार जगदीश से कहा, इसका मतलब है जगदीश तुम भी इसके साथ मिले हुए थे? एक पुलिस होकर तुम ऐसा काम कैसे कर रहे थे? इतने दिन तुम उसके साथ मिले हुए थे, तुम्हें ये नहीं ज्ञात हुआ कि तुम्हें भी जेल हो सकती है? हवलदार जगदीश ने कहा, नहीं सर, क्योंकि सुभाष पहले मेरी ही लड़की को मारना चाहता था, क्योंकि मैंने उससे सहायता का वादा किया था। हालांकि वो मेरी लड़की को नहीं मारता, क्योंकि वो जानता था कि मैंने उसकी सहायता करने की कोशिश की थी। इसके बाद मैं भी उसके साथ हो गया और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई अन्याय का कार्य किया है। मैंने उसे न्याय दिलाने की कोशिश की, हालांकि ये रास्ता गलत है, पर मुझे यही सही लगा तो मैंने किया। सब कुछ मैं इसीलिए कर रहा था जिससे प्रशासन की आंख खुले और जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे मिले। मुझे पता है कि आप अच्छे आदमी हैं और आप कभी भी ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन आपके साथ रहने वाला ये ऑफिसर, जिसे सर कहते हुए मुझे घिन आती है, मैं चाहता हूँ कि इस आदमी को बर्खास्त कर दिया जाए और पुलिस डिपार्टमेंट में कभी भी ऐसे आदमी को जगह ना दी जाए। इंस्पेक्टर आशीष बोले, समझा जगदीश, मतलब मैं ही पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था और सभी अपना कार्य कर रहे थे। अब इंस्पेक्टर आशीष ने
सब इंस्पेक्टर कुलवंत की ओर देखा। सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिर झुकाकर खड़े थे। अब आप यहाँ खड़े हैं, क्या मुझे कुछ कहना होगा तब आप यहाँ से बाहर जाएंगे? उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और ये सुनते सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह सर झुकाकर थाने से बाहर निकल गए। इसके बाद सुभाष को इंस्पेक्टर आशीष ने थाने में बंद कर दिया और अपनी पूछताछ को खत्म किया। अगले दिन शाम के वक्त इंस्पेक्टर आशीष अपने थाने में निश्चिंत होकर बैठे थे। उन्होंने किसी तरह अपनी बेटी को बचा लिया था और इस केस के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इंस्पेक्टर आशीष सोच रहे थे कि असली आरोपी कौन है, सुभाष और जगदीश या सब इंस्पेक्टर कुलवंत और उसके जैसे दूसरे लोग। हालांकि सुभाष ने उन छोटी बच्चियों की जान ली थी, लेकिन अगर देखें तो असल दोषी सब इंस्पेक्टर कुलवंत ही है। पोस्टमार्टम के बाद सुभाष की बेटी के मृत शरीर को शवदाह के लिए उसे शमशान में भेजा गया तथा पुलिस फोर्स को ये भी ऑर्डर दिया गया कि इस कार्य के साथ जुड़े साधु बाबा को भी खोजा जाए। इंस्पेक्टर आशीष को वो साधु बाबा कोई आम मनुष्य प्रतीत नहीं हुआ। उनके पास ज़रूर कोई अलौकिक व नकारात्मक शक्ति है, ऐसा उन्हें लगता है। उसी वक्त इंस्पेक्टर आशीष के सामने रखा टेलीफोन बज उठा। टेलीफोन को रिसीव करते ही उधर से हवलदार जगदीश की आवाज़ आई, सर, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। पोस्टमार्टम घर से सुभाष की बेटी को हम शमशान ले आए और उसके शवदाह का हम इंतज़ार ही कर रहे थे। उसकी लड़की के शव को एक कोने में रखकर वहाँ पर एक हवलदार पहरा दे रहा था। हम सभी शमशान के बाहर की ओर थोड़ा चाय पीने आए थे। जो हवलदार पहरा दे रहा था वो शमशान के शवदाह करने वाले आदमी से बात करने के लिए गया और जब लौटा तो देखा कि सुभाष की बेटी का शव गायब हो गया था। वो खुद से जागकर चली गई या उसे कोई ले गया, ये अभी तक हमें नहीं पता। ये सुनते ही इंस्पेक्टर आशीष गुस्से में इधर से बोले, तुम लोगों को वहाँ पर मैंने चाय पीने के लिए भेजा है? एक काम तुम लोगों से नहीं हो रहा और हम क्रिमिनल का सामना करेंगे। जाओ जल्दी से ढूंढो कि उसका शव कहाँ गया। तुम्हारे साथ जितने भी आदमी हैं सभी को ये खबर दे दो कि सभी चारों तरफ फैल जाए और अगर ये किसी आदमी का काम है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ो। और हाँ, अगर कोई साधु बाबा जैसा आदमी शमशान के आसपास मिले तो उसकी तलाशी ज़रूर लेना। ये कार्य साधु बाबा का भी हो सकता है जिससे सुभाष ने वो कार्य करवाया। लगता है तुम लोग मुझे शांति से एक पल बैठने भी नहीं दोगे। अपना काम करो, मैं भी वहाँ आता हूँ। ये बोलकर इंस्पेक्टर आशीष ने टेलीफोन रख दिया और हवलदार धर्मेंद्र को थाने का दायित्व सौंपकर पुलिस जीप लेकर शमशान के रास्ते की ओर चले गए। वहाँ पहुंचकर एक चाय की दुकान के सामने इंस्पेक्टर आशीष की जीप रुकी। वहाँ पर पहले से हवलदार जगदीश के साथ 2 और हवलदार बैठे हुए थे। जीप रुकते ही हवलदार जगदीश उनके पास आया। इंस्पेक्टर आशीष बोले, क्या हुआ? कोई संदिग्ध मिला जो शव को ले गया, या वो शव सुभाष के अनुसार अपने आप चला गया कहीं? माफ़ कीजिएगा सर, हमें शव अभी तक नहीं मिला। वैसे उसका शवदाह अभी बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले ये पता करना होगा कि आखिर उसका शव गया कहाँ, और अगर कोई लेकर भी गया तो क्यों ले गया, और उस साधु बाबा का क्या नाम था जिसके बारे में सुभाष बता रहा था? हाँ, साधक काल कपाल, उसकी कोई खबर मिली? हवलदार जगदीश ने जवाब दिया, नहीं सर, यहाँ आसपास व शमशान में रहने वाले लोग इस नाम के किसी साधु बाबा को नहीं जानते। वैसे इसी बीच काले कपड़े वाले साधुओं की एक टोली जा रही थी। जब उनसे इस नाम के बारे में पूछा गया तो सभी ने एक दूसरे को देखा मानो वो सभी कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे दिया कि मानो उन्होंने इस नाम को पहली बार सुना है। इंस्पेक्टर आशीष बोले, छोड़ो, बस तुम सब अपनी खोजबीन जारी रखो। उसी वक्त इंस्पेक्टर आशीष के फ़ोन में रिंग सुनाई दी। थाने से हवलदार धर्मेंद्र ने फ़ोन किया था। फ़ोन को रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आई, सर, जल्दी से यहाँ थाने में चले आइए। सुभाष ने उठापटक शुरू कर दिया है, उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। आप जल्दी से थाने में चले आए, हम उसे ज़्यादा देर संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तुम देखते रहो, मैं जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ। हवलदार जगदीश को साथ लेकर इंस्पेक्टर आशीष जल्दी से थाने में पहुँच गए। थाने में पहुँचते ही अंदर कुछ देखकर इंस्पेक्टर आशीष के गुस्से का पारा ऊपर चढ़ गया। सब इंस्पेक्टर कुलवंत वहाँ एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर आशीष बोले, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
एक बात तो आप भूल ही गए हैं कि राजू मंडल जैसे माफिया गुंडे की सहायता करने के लिए मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूँ। सब इंस्पेक्टर खड़े हो गए और सिर झुकाकर बोले, सर, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं केवल यहाँ पर माफ़ी मांगने आया हूँ। इसके अलावा आपसे कुछ अनुरोध भी है। जहाँ सुभाष को बंद करके रखा गया था, इंस्पेक्टर आशीष उस तरफ जाते हुए बोले, आपका नाटक मैं बाद में देखता हूँ, पहले सुभाष को देखता हूँ। सुना है उठापटक कर रहा था। सब इंस्पेक्टर कुलवंत ने जवाब दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं सर, अब वो सो रहा है। चिल्लाते चिल्लाते वो बेहाल हो गया। हमने उसे पानी दिया तो उसने कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने ये भी बताया कि वो ये सब अपनी इच्छा से नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर आशीष विचलित होते हुए बोले, वो नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है? बड़ा ही अद्भुत बात है। इंस्पेक्टर कुलवंत ने कहा, सर, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी वजह से बहुत सारे लोगों ने तकलीफ़ सही है। मैं अपनी सभी गलतियों को समझ गया हूँ और हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इंस्पेक्टर आशीष कुर्सी पर बैठते हुए बोले, मैं आपकी सभी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने माफ़ी मांगकर क्या फ़ायदा? आपकी वजह से जिनकी जान गई, क्या आप उसे लौटा सकते हैं? जानता हूँ सर, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर से ऐसा ना हो वो व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। किसी और को अपना जीवन गंवाना पड़े, उसे मैं रोक सकता हूँ। मेरे सर्विस के कुछ ही साल बचे हैं। कृपया दया करके मुझे बाकी काम करने दीजिए, जिससे मैं अपना रिटायरमेंट जीवन अफसोस करके ना बिताऊं। कृपया करके मेरे निलंबन को रोक दीजिए। बोलिए, आपको क्या चाहिए? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने इस केस के खोजबीन में मुझे भी शामिल कर लीजिए और बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस केस में अपनी पूरी जान झोंक दूँगा। इंस्पेक्टर आशीष अब ऊंची आवाज़ में बोले, मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपको इस केस में फिर से शामिल कर लूँ, जिससे कि आप कुछ झोल झपाट कर सके? लगता है कल रात आपकी बैठक राजू मंडल के साथ हुई है। मेरे कारण उनकी नींद हराम होने वाली है, ये उन्हें बता देना। सब इंस्पेक्टर कुलवंत गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगे, ऐसी कोई बात नहीं सर, मेरा मन मुझे शांति से जीने नहीं देगा अगर मैंने जो गलती की है उसे ठीक नहीं कर पाया। मैं एक सच्चा पुलिस ऑफिसर के रूप में अपने बचे हुए साल को बिताना चाहता हूँ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो भी राजू मंडल के खिलाफ जाता है वो उसके परिवार पर हमला करता है। आपका एक सुंदर परिवार है, उस पर वो सब पहले टारगेट करेंगे, पर मेरे घर में मेरे बूढ़े पिताजी के अलावा कोई नहीं है। मैंने शादी भी नहीं की। अगर मैं चाहूँ तो उनसे बिना अपनी जान की परवाह किए लड़ सकता हूँ। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ सर, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और का परिवार का नुकसान पहुँचे। इंस्पेक्टर आशीष कुछ देर शांत होकर सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, अब जब आपको अपनी गलती महसूस हो रही है तो मैं आपको एक और मौका देता हूँ। मुझे राजू मंडल का पूरा कच्चा चिट्ठा सब जानना है। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करो और इस केस को अपने हाथ में लेकर इसका समाधान करो। मुझे कहीं और भी केस पर काम करना है। इसी पर अटका रहा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस बार आपने गलती की तो सबसे पहले आपको गिरफ्तार करूँगा। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया, इसे मैं सही कामों में ही लगाऊंगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। वैसे भी आपने कई दिनों से इस केस के पीछे भागदौड़ की है। ठीक है, अपना वो काम करते रहो जिसके लिए डिपार्टमेंट पैसे देती है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर आशीष थाने से निकलकर गाड़ी से अपने घर चले गए। इंस्पेक्टर आशीष के जाते ही हवलदार जगदीश ने सब इंस्पेक्टर कुलवंत की ओर देखा, पर उसने कुछ बोला नहीं। सब इंस्पेक्टर कुलवंत खुद ही बोले, क्यों जगदीश, अब भी सर नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं, पर हम दोनों को साथ में काम करना है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि सुभाष के केस को कैसे सुलझाया जाए? हवलदार जगदीश ने कहा, सुभाष की बेटी का शव अचानक गायब होना, साधु बाबा, सुभाष का ऐसा अद्भुत आचरण, इन सब चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये तंत्र मंत्र और कुछ भूतिया बात है। उस शमशान के आसपास तंत्र से संबंधित कुछ तो चल रहा है जिसे हम खुली आंखों से देख नहीं पा रहे। इसे कोई तंत्र ज्ञाता ही ठीक कर सकता है। हालांकि एक पुलिस के मुंह से ये सब सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह घटना बहुत ही जटिल व रहस्यमय है। सब इंस्पेक्टर कुलवंत ने
कुछ फाइल्स देखते हुए बोला, जगदीश, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इससे पहले भी शमशान की कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी। तब आशीष सर किसी दूसरे केस की वजह से बाहर गए थे, जो कि वो अक्सर ही जाते रहते हैं। बहुत लोगों ने बताया कि कुछ लोग जो आधी रात शमशान में गए थे वो लौटकर फिर नहीं आए। बाद में उन लोगों का कोई खोज ही नहीं मिला। मैंने उस वक्त इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कई लोगों ने किसी साधु व तांत्रिक के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। तो क्या हम भी किसी तांत्रिक साधु को बुलाएं जिसके साथ इस बारे में कुछ सलाह लिया जाए? क्या तुम यही चाहते हो जगदीश? हाँ, मैं जाकर शमशान से किसी ऐसे तांत्रिक को बुलाता हूँ जो इस घटना का अलौकिक रूप देख सके। इससे हमारा केस और सुलझ जाएगा और सर भी खुश होंगे। कुछ देर सोचकर सब इंस्पेक्टर कुलवंत बोले, मेरे एक जान पहचान का एक लड़का आसनसोल के शिवपुर गांव थाने में तैनात है। अभी कुछ महीनों पहले शिवपुर गांव के मंदिर व उसके श्राप की खबर सुनी ही होगी। ये घटना काफ़ी चर्चा में भी आई थी। उस घटना का समाधान उन्होंने तंत्र मंत्र द्वारा ही किया और गांव को बचाया। उसे एक बार टेलीफोन करके देखता हूँ, वही कुछ बता सकता है। सब इंस्पेक्टर कुलवंत ने शिवपुर थाने में फ़ोन किया और वहाँ तैनात ऑफिसर नरेंद्र से उन्होंने कुछ देर बात की। इसके बाद टेलीफोन रखकर उन्होंने जगदीश से कहा। उसने कहा कि ये घटना आश्चर्यजनक है और इसका संबंध भी तंत्र मंत्र के साथ जुड़ा हुआ लगता है। वो किसी शक्तिशाली व तंत्र ज्ञान वाले तांत्रिक को जानता है। उसने कहा कि वो उस तांत्रिक तक ये बात पहुंचा देगा। मैंने यहाँ का पता बता दिया और सब कुछ समझा दिया। जो भी हो, देखते हैं कि इससे कुछ लाभ होगा या नहीं। जगदीश, अब तुम घर जाओ। नाइट ड्यूटी में सभी हवलदार को उनका काम बताकर मैं भी घर लौट जाऊंगा। दूसरी तरफ शिवपुर थाने के ऑफिसर नरेंद्र फ़ोन रखते ही चिट्ठी में घटना का सारांश, घटना स्थान, सब कुछ लिखकर एक हवलदार के हाथों पोस्ट ऑफिस भेज देते हैं। ऑफिसर नरेंद्र को तांत्रिक मसाननाथ का पता मालूम है और ये चिट्ठी भी तांत्रिक मसाननाथ के पास ही भेजी जा रही है। तो ये था तांत्रिक मसाननाथ और काल कपाल की कहानी का पहला भाग। यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए इस कहानी का दूसरा भाग भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। जय महाकाल।